Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, I welcome you all again. I'm your chemistry tutor, Yasir sir, and this is video lecture number 20 for the class 11th. We are discussing the chapter thermodynamics. और आज का हमारा कॉन्सेप्ट जो है जो मैं नया इंट्रोड्यूस करूंगा वो है एंट्रोपी के रिलेटेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट फंक्शन है, लेकिन उससे पहले मुझे आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बतानी है। अगर आपको याद होगा, हमने जो वीडियो लेक्चर नंबर 19 अपलोड किया था उसमें हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस किया। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन के बाद दिया गया। एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपको फिर से बता दूं कि वो लॉ जो है दैट लॉ गिव्स अस द कांसेप्ट ऑफ फिजिबिलिटी और स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोसेस। ठीक है ना। अगर मैं उस कॉन्सेप्ट को, उस लॉ को थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा और मैं आपको ये बताऊं कि हमें अब कैसे पता चलेगा, जैसे मैंने आपको कहा भी था उस लेक्चर में कि क्राइटेरिया क्या है ये डिसाइड करने के लिए कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। यानी कि जहां तक स्पॉन्टेनिटी का सवाल है, जहां तक फिजिबिलिटी का सवाल है, हमें कैसे पता चलेगा, किस बेसिस पे हम ये जानेंगे कि एक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है या नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। तो मैं उसको थोड़ा सा आपको फिर से बताता हूँ, उसके बाद हम एक नए थर्मोडायनेमिक फंक्शन जो है उस पर जाएगी, उसका हम इंट्रोडक्शन करेंगे जिसका नाम एंट्रोपी है। तो प्यारे बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। पहली बात, स्पॉन्टेनिटी। मैं फिर से लिखता हूं यहां पे, स्पॉन्टेनिटी या एक प्रोसेस की फिजिबिलिटी, यानी कि वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। स्पॉन्टेनिटी का क्या मतलब है प्यारे बच्चों? यानी कि एक प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस होगी, यानी कि क्या वो होगी, या वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, या वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। एक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, होगी या नहीं होगी, उसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनिटी कॉन्सेप्ट। ये किस बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे? ठीक है ना। यूजुअली वी हैव थ्री इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, ध्यान में रखिए। पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट टेल्स अस वेदर द प्रोसेस इज spontaneous or not. फर्स्ट कॉन्सेप्ट वी कॉल दैट एज चेंज इन एंथैल्पी। हालांकि एंथैल्पी जो क्वेश्चन है उस पर हम डिटेल में बात कर चुके हैं कि एंथैल्पी कॉन्सेप्ट क्या है एंड लाइकवाइज चेंज इन एंथैल्पी क्या मायने रखता है, यानी कि डेल्टा एच की मैं बात कर रहा हूं। एक तो ये फैक्टर है जो कि ये डिसाइड करेगा कि एक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है जिससे हमें ये जाहिर होगा कि whether the process is feasible, spontaneous or non-spontaneous or not, we call that as change in entropy. मैं पहले इंट्रोड्यूस कर रहा हूं टर्म्स को, उसके बाद हमें ये एंट्रोपी कॉन्सेप्ट एंड चेंज इन एंट्रोपी कॉन्सेप्ट पढ़ना है। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे चेंज इन एंट्रोपी। आपको पता है एंट्रोपी के लिए जो है सिंबल एस लिखी जाती है, और डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी के लिए हम सिंबल इस्तेमाल करेंगे, इसको हम डिस्कस करेंगे। और तीसरा फैक्टर जो है, जो कि आगे के हमारे टॉपिक्स रहेंगे, उसको हम कहते हैं चेंज चेंज इन गिब्स चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। एंट्रोपी एंड गिब्स फ्री एनर्जी कंप्लीटली दो नए टॉपिक्स है जो हमें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा जी से। ये मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया। यानी कि फर्स्ट लॉ के बाद सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्पॉन्टेनिटी आपको दे रहा है। अब ये स्पॉन्टेनिटी का कॉन्सेप्ट जो है, यानी कि वेदर प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, ये तीन फैक्टर से हमें यूजुअली जाहिर होता है। फर्स्ट इज द चेंज इन एंथैल्पी कॉन्सेप्ट, जिसको आप डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करते हो। दूसरा नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज एंट्रोपी। क्यों किया गया वो भी मैं बताऊंगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है डेल्टा जी, जिसको गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात आप समझिए। अगर मैं पहला फैक्टर इंट्रोड्यूस करूं, यहां पे उठाऊं, दैट इज चेंज इन एंथैल्पी कॉन्सेप्ट। आपको पता है दैट so far as delta H concept is considered, so far as delta H concept is considered, वही processes, so far as energy criteria is considered, change in enthalpy delta H is basically the concept of energy, fine, total heat content। वो process spontaneous कहलाएगी, वो process spontaneous कहलाएगी which will
tend to lower its energy. इस बात को ध्यान में रखें। आपको सबको पता है every system wants to decrease its energy in order to attain stability. ये चीज आपको पता है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई ऐसी प्रोसेस हो रही है, कोई ऐसा रिएक्शन हो रहा है जिसमें सिस्टम अपना टोटल एनर्जी का कंटेंट जो है, जिसको हम एंथैल्पी कहते हैं, अगर वो रिलीज करता है, लूज करता है, यानी कि उस सिस्टम की एनर्जी खुद कम रहती है, तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कहलाई जाती है। बात समझिए। Those processes according to thermodynamics are considered to be spontaneous on the basis of enthalpy concept alone. मैं खाली अभी enthalpy की बात कर रहा हूं, जहां पे एनर्जी ऑफ अ सिस्टम जो है वो कम होगी, यानी कि सिस्टम विल डिक्रीज इट्स एनर्जी। लोअर इट्स एनर्जी का क्या मतलब है? सिस्टम विल डिक्रीज इट्स एनर्जी को आप एंथैल्पी भी कह सकते हो, बिकॉज एंथैल्पी जो है वो हमें टोटल हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम देता है। इसका मतलब ये हुआ दैट हमारा जिन प्रोसेसेस के लिए डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव होगा, समझिए मैं क्या कह रहा हूं, जिन प्रोसेसेस के लिए डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव होगा वो प्रोसेसेस खुशी खुशी होगी, और उन प्रोसेसेस को हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहेंगे, यानी कि these processes have the tendency by themselves to occur or by a certain push, थोड़ा सा आपको पुश करना पड़ेगा, वो प्रोसेसेस होगी जिनके लिए डेल्टा एच नेगेटिव होगा। और आपको पता है कौन सी प्रोसेसेस ऐसी है जिनके लिए डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव है? दोज प्रोसेसेस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस। मतलब अगर आपको यह बताया जाए, सर मुझे क्राइटेरिया बताइए जिस बेसिस पे मैं ये बता दूं कि क्या एक प्रोसेस होगा या नहीं होगा, यानी कि क्या एक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। उन क्राइटेरियाज में से जो पहला क्राइटेरिया है, जो सेपरेटली आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है क्या मैं हो रहा हूं, क्या मैं प्रोसेस कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, उस प्रोसेस को, उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं चेंज इन एंथैल्पी कॉन्सेप्ट। इसका मतलब है फॉर दोज रिएक्शंस वेयर द डेल्टा एच फॉर द प्रोसेस or for the system will be negative, those processes will definitely occur and they will be called as spontaneous processes, because you already know that exothermic reactions में system जो है energy release करता है, as such system की खुद की enthalpy जो है वो कम रहती है and system जो है वो stable बन जाता है। जैसे हमारे पास examples है, example क्या है, मैं यहाँ पे example देता हूँ। देखिए examples की मैं अगर मैं बात करूँगा, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे कार्बन, देखिए कार्बन मान लो मेरे पास सॉलिड फॉर्म में है, ये मान लो ऑक्सीजन के साथ आप कंबाइन करोगे, यहाँ पे जो बन रहा है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सिंस यू नो दैट दिस इज अ कंबशन रिएक्शन एंड कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। और अगर आप इस रिएक्शन का फॉर एग्जांपल डेल्टा एच देखेंगे, मैं लिखूंगा डेल्टा एच फॉर दिस रिएक्शन इज इक्वल टू सपोज माइनस, चलिए मैं रफली ले रहा हूं 400 किलो जूल्स पर मोल। डेल्टा एच का वैल्यू क्या आया, पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया? इट्स नेगेटिव, तो इसका मतलब इट्स एक्सोथर्मिक, because combustion reactions are exothermic. So if this reaction is exothermic, for which delta H is equal to negative, means the system is actually decreasing its total heat content, therefore this will be spontaneous process and therefore this will take place. या मेरे पास एक और रिएक्शन है, मान लो अगर मैं लूंगा सपोज हाइड्रोजन गैस, इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन गैस and let's suppose the product formed is water, that is H2O, suppose that is liquid. In order to balance the reaction, if you will see, for 1 mole we will do 1 by 2, and let's suppose delta H for this reaction is equal to minus 390, let's suppose I will take it as 300 and चलिए इतना लेते हैं 383 kilojoules per mole. What I want to say is that again for this reaction जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर वाटर बना रहा है, इस प्रोसेस के लिए भी डेल्टा एच का वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, यानी कि ये रिएक्शंस भी क्या है, ये सारी की दोनों जो रिएक्शंस मैंने दी ये एक्सोथर्मिक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो है उनको होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज उनका डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। यानी कि अगर हमें किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, याद रखिए वो रिएक्शंस जो है वो स्पॉन्टेनियस कहलाती है, दोज रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस एंड दे विल टेक प्लेस। लेकिन यानी कि क्राइटेरिया अगर आपने डेल्टा एच रखा
तो आप बता रहे हो सर डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव आना चाहिए। अगर डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव आना चाहिए तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस इन नेचर, नो इशू एट ऑल। बट देयर इज वन इशू। व्हाट? सर अगर डेल्टा एच का वैल्यू कभी पॉजिटिव आया तो फिर तो प्रॉब्लम है। देखिए ना यहाँ पे, इफ डेल्टा एच इज इक्वल टू पॉजिटिव मीन्स अगर किसी प्रोसेस के लिए डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव है, किन प्रोसेसेस के लिए डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव होता है? जो प्रोसेसेस एंडोथर्मिक होती है, बिकॉज एंडोथर्मिक रिएक्शन में आपको हीट देनी पड़ती है सिस्टम को। आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट देनी पड़ती है सिस्टम को। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा N2 गैस प्लस O2 गैस, फॉर एग्जांपल इट गिव्स ट्वाइस NO, फॉर एग्जांपल इट गिव्स ट्वाइस NO या NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इस प्रोसेस के लिए डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव है, डेफिनेटली पॉजिटिव है, यानी कि आपको हीट देनी पड़ेगी। तो मैंने जब डेल्टा एच पॉजिटिव लिखा इसका मतलब है आप हीट दे रहे हो। सर यहां तो सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज हो रही है, समझ रहे हो ना? वहां तो डिक्रीज हुई थी बिकॉज हीट एनर्जी रिलीज हो रही थी एक्सोथर्मिक, यहां तो एंडोथर्मिक है। यहां तो हीट देनी पड़ रही है, सिस्टम की एनर्जी कंटेंट, हीट कंटेंट तो बढ़ रहा है। क्या फिर वो स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए? सर अगर आप एंथैल्पी फैक्टर ले रहे हैं फिर तो वो स्पॉन्टेनियस नहीं होनी चाहिए, फिर वो स्पॉन्टेनियस नहीं होनी चाहिए। बट थर्मोडायनेमिकली दीज प्रोसेसेस डू टेक प्लेस, ये प्रोसेसेस हो रही है सिस्टम में, तो इसका मतलब है ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस है। ऑफ कोर्स इनिशिएशन दे रहे हो आप, एंडोथर्मिक हीट दे रहे हो, लेकिन रिएक्शन तो हो रही है, प्रोडक्ट तो बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ दैट आपका एंथैल्पी फैक्टर जो है डेल्टा एच का वैल्यू, it will not be the sole criteria, it will not be the sole factor for deciding the spontaneity of a process, means whether the process will be spontaneous or non spontaneous। मतलब ये कह रहा हूं मैं, अगर खाली एंथैल्पी फैक्टर लेंगे, एंथैल्पी फैक्टर को कंसीडर करके खाली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो है वो स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए। एंथैल्पी फैक्टर लोगे तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस अगर आप देखेंगे वो एंथैल्पी फैक्टर के हिसाब से नॉन स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए। अरे देखिए ना, एक सिंपल सी बात सुनिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास है आइस, आइस आपको पता है ये सॉलिड फॉर्म में होता है। आपने प्यारा बच्चों इसको मेल्ट कर दिया, जब आपने इसको मेल्ट कर दिया तो ये क्या बनाएगा? ये वाटर बनाएगा, वाटर बनाएगा यानी कि लिक्विड बन गया आपका, ठीक है ना? तो यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली, यहाँ पे तो हीट देनी पड़ेगी आपको, देखिए ना, बिकॉज आइस हीट लेगा तभी तो वाटर बनेगा। तो यहाँ पे बताओ मुझे, आप ही बताओ, आप ही बताओ, मतलब डेल्टा एच का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा? डेल्टा एच, ये फ्यूजन क्या लाएगा ना, डेल्टा एच फ्यूजन, तो आपने डेल्टा एच लिखता हो, क्या वो पॉजिटिव नहीं आएगा? मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। सर यहाँ तो डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है बिकॉज हीट सिस्टम को देनी पड़ रही है। यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? डोंट गेट कंफ्यूज। एक और देते हैं, मान लो आपके पास वाटर है, आपने वाटर को काम किया जो कि लिक्विड है, आपने इसको हीट करके वाटर वेपर में कन्वर्ट कर दिया। देखिए मैंने वाटर वेपर बनाया। अब खुद ही बताइए आप, वाटर वेपर कन्वर्ट करने के लिए क्या आपको फिर से हीट नहीं करना पड़ेगा? ये क्या हो रहा है प्रोसेस? ये यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है वेपोराइजेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज वेपोराइजेशन। What I want to say is that you have to supply the heat to the water. You have to supply the heat. Means endothermic. When it's endothermic, so tell me what will be delta H? Sir, again delta H वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो क्या अगर थर्मोडायनेमिक के हिसाब से एंथैल्पी फैक्टर की बात करेंगे, क्या ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए थी? सर ये तो होनी नहीं चाहिए थी बिकॉज एनर्जी कंटेंट, हीट कंटेंट तो बढ़ रहा है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ एंथैल्पी कांसेप्ट शुड नॉट टेक प्लेस। बट इन यूनिवर्स, इन आवर सराउंडिंग्स, आप हमारे सिस्टम में देख रहे हो कि नेचर में हो रहा है, मतलब हम कर रहे हैं इसको, ये हो रहा है। इसका मतलब है जब हो रहा है मेल्टिंग ऑफ आइस, आप देखिए ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, आपने आइस रखा बाहर रखिए एटमॉस्फेयर में, वो मेल्ट करेगा। आप पानी रखिए, वो ऑपरेशन देखो वाटर बॉडी से हो रहा है, दैट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, आप तो कुछ नहीं कर रहे हो, एप्लीकेशन ऑफ हीट तो हो जा रहा है। मींस इसका मतलब ये हुआ दैट एंथैल्पी फैक्टर हमारा सोल क्राइटेरिया नहीं है, दैट इट्स नॉट अ सोल क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग द स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस। इसका मतलब ये हुआ दैट एक नए टर्म की इंट्रोडक्शन हो गई, एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ा, and that new thermodynamic function which has to be introduced in order to explain the spontaneity of processes in a broader concept,
You're getting? That new thermodynamic function is called as entropy. That new thermodynamic function is called as entropy. It is a state function. I just want to clear it again that usually in order to tell whether the process is spontaneous or not, we have basically three factors. On basis of enthalpy alone, you cannot decide whether the process is spontaneous or non-spontaneous, whether the process can take place or not. If you take alone enthalpy factor into consideration, then only exothermic reactions are possible, endothermic reactions are not possible. But endothermic reactions do take place. That means there is another factor which has to be introduced, and that factor is entropy factor. Since it is a state function, we are more concerned about the change in entropy. We are going to discuss this. We are going to discuss this in a little bit. लेकिन बाद में हम ये भी आपको दिखाएंगे कि एंट्रोपी फैक्टर भी अलोन ये डिसाइड नहीं कर पाता कि whether the process is spontaneous or not. फिर हमें इन दो को कंबाइन करा के एक नई फैक्टर का इंट्रोडक्शन करना पड़ता है, and that is very very important. That is called as Gibbs free energy. That is delta G. You're getting what I'm saying? We're going to discuss those important concepts in coming lectures, but as of now we are going to discuss the new concept, that is entropy. Entropy समझ आया तो change in entropy आपको आराम से समझ आ जाएगा, ठीक है ना? तो चलिए ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूँ. Now listen. एंट्रोपी को समझने के लिए मैं आपको बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल दूंगा. मान लो आप क्लासरूम में बैठे हो, टीचर आया है. टीचर जो ही क्लासरूम में आता है तो अब सारे स्टूडेंट्स जो है वो अपने अपने बेंचेस पे बैठते हैं, बट इन अ वेरी रेगुलर ऑर्डर, ठीक है ना? बिल्कुल बोर्ड की तरफ नजर, टीचर की तरफ देखते हो आप, तो आप एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में होते हो. यानी कि आप में एक ऑर्डर होता है, आप में एक ऑर्डर होता है, एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट. लेकिन उस ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में क्या होता है प्यारे बच्चों, उस ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में आप कंफर्टेबल नहीं होते हो. कौन चाहता है बंधा हुआ रहना, ठीक है ना? आप चाहते हो ना, जब आपको पता चलता है आज फलानी सर एब्सेंट है, यार मजा आएगा आज तो गेम्स खेलने, ठीक है ना? जो ही आप देखते हो टीचर बाहर चला गया तो आप में क्या आता है, आप रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हो. कोई बच्चा वहां जाता है, कोई बच्चा वहां जाता है, कोई वॉशरूम जाता है, कोई ग्राउंड में से चक्कर लगा के आते हैं, ओके? बिकॉज यू जस्ट वांट टू डिक्रीज योर एनर्जी, यू आर जस्ट मूविंग रैंडमली. तो आप ऑर्डर्ड अरेंजमेंट से डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट में जाते हो. आप ऑर्डर्ड अरेंजमेंट से डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट में जाते हो. यानी कि आप रेगुलर पैटर्न, यानी कि आप एक रेगुलर ऑर्डर्ड या रेगुलर पैटर्न को छोड़ के आप क्या करना चाहते हो, आप क्योस में जाते हो, रैंडमनेस में जाते हो. आप रैंडमनेस में जाते हो, आप रैंडमनेस में जाते हो और आप इर्रेगुलर अरेंजमेंट में जाते हो. आप जाना चाहते हो इर्रेगुलर अरेंजमेंट, जो कि इर्रेगुलर अरेंजमेंट. यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? बिकॉज यही नेचर का उसूल है. देखो, अगर आप पानी किसी टैंक में रखते हो ना, वो एक ऑर्डर में रहता है, ठीक है ना? जो ही आप मतलब नल छोड़ दो, जब आप नल छोड़ोगे ना पानी बहने लगेगा. वो पानी को जहां जहां से रास्ता मिलेगा ना प्यारे बच्चों, वो फैल जाएगा, यानी कि वो डिसऑर्डर में चला जाता है. आप किसी को पकड़ के नहीं रख सकते ज्यादा देर. आप मान लो आपको कमरे में बंद किया जाएगा, ठीक है ना? लेकिन आप क्या चाहोगे? हर कोई बच्चा फ्रीडम चाहता है. फ्रीडम में मूवमेंट होती है, और मूवमेंट में जो होती है डिसऑर्डर होता है. यानी कि आप ऑर्डर से जो है, ऑर्डर को आप मानते हो डिस्टेबिलिटी उस टाइम, ठीक है ना? लेकिन आप उस टाइम डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट को जिसको रैंडमनेस कहते हैं, ठीक है ना? या रैंडमनेस, डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर उसको कहते हैं, आप उसको स्टेबिलिटी मानते हो. बिकॉज इट गिव्स यू द सेंस ऑफ हैप्पीनेस इज रिलेटेड टू स्टेबिलिटी. यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आप मान लो आप एक ग्राउंड में बैठे हो, आप प्रेयर पढ़ रहे हो सुबह स्कूल जाते टाइम, तो आपको प्रॉपरली लाइंस में बिठाया जाता है. लेकिन उसके बाद अगर आपको बताया जाएगा निकलो, रैंडमली मूव करो, तो एक कॉमन सेंस है, हर एक जो है बंदा वो रैंडमली मूव करने लगेगा, बिकॉज उससे उसको स्टेबिलिटी मिलती है. तो जितनी सिस्टम में रैंडमनेस होगी उतना हम उसको स्टेबिलिटी के साथ रिलेट करते हैं. मोर द डिग्री ऑफ रैंडमनेस इन अ सिस्टम, more the disordered arrangement in a system, more the chaos in a system. Chaos means haphazard arrangement. More is the stability of that system. अभी मैं फिलहाल एंथैल्पी की बात नहीं कर रहा हूँ, एंथैल्पी को साइड में छोड़ो, उसको हमने अलग से डिस्कस किया. तो इसका मतलब ये है that in order to explain the spontaneity of a process,
a new thermodynamic function was introduced which is called as entropy. तो एंट्रोपी की जब डेफिनेशन दी गई, यानी कि बताया गया एंट्रोपी है क्या, इन्होंने कहा दैट एंट्रोपी इज बेसिकली, देखो यहाँ पे मैं फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पे आप रेगुलर पैटर्न से रैंडमनेस की तरफ जा रहे हो, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट से डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट की तरफ जा रहे हो, आप एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में से निकल के आप एक क्योस में जा रहे हो, क्योस मतलब रैंडमनेस, आप क्योस में जा रहे हो, बात समझ आ रही है ना सबको, ठीक है ना, आप क्योस में जा रहे हो, आपकी रैंडमनेस जितनी ज्यादा इंक्रीज होगी, आपको जितनी ज्यादा फ्रीडम मिलेगी ना, तो आप क्या चाहते हो, आप कहते हो कि नहीं मैं उतना ज्यादा स्टेबल हूं, ठीक है ना। जैसे अगर बच्चों को ऐसे ही छोड़ेंगे ना, वो दर बदर फेरेंगे, वो दर बदर जाएंगे वहां पे बिकॉज उनको मजा आता है, और उस फ्रीडम की वजह से भी बेसिकली वो अपना एनर्जी कंटेंट डिक्रीज कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ randomness they decrease their energy content and they try to become stable. You getting what I am saying? अगर आप मान लो अपने रूम में सोए हो, अगर आप किसी के यहाँ मेहमान जाओगे, कजिन के यहाँ जाओगे, आपको बेड पे जब सोते हो या नीचे सोते हो तो आप एक पर्टिकुलर पैटर्न में सोते हो ना, बड़े तहजीब के साथ या बैठते हो, लेकिन जब आप घर में होते हो ना, अपने रूम में अपने बेड पे लेटे हुए, आपकी एक टांग उधर होती है, आपकी दूसरी टांग उधर होती है, पता नहीं कहाँ कैसे कैसे पोजिशंस में आप बैठते हो, यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, बिकॉज दैट टाइम your arrangement is more random, you're going from ordered to disordered arrangement. You getting what I'm saying? In other words, I can say that आप low probability से निकल के हाई प्रोबेबिलिटी की तरफ जा रहे हो। मतलब क्या है ये लो प्रोबेबिलिटी हाई प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है, मैं समझाऊंगा। देखो, एक सबसे बड़ी प्रोबेबिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो इसमें है लो प्रोबेबिलिटी एंड हाई प्रोबेबिलिटी, मान लो किसी इवेंट का जितना कम चांस है होना उसको लो प्रोबेबिलिटी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी मींस चांस ऑफ ऑकरिंग, सिंपल है। मान लीजिए आपके पास 10 कॉइन्स है या 5 कॉइन्स है या 20 कॉइन्स है, ठीक है ना। मान लो सब में जो है टेल आया है, सब में आपने टेल रखा, ऊपर जो है टर्न करके आपने टेल रखा, लेकिन अब आप क्या कह रहे हो, अब आप इन कॉइन्स को ऊपर ऐसे स्ट्राइक कर रहे हो, ऊपर आपने फेंका, लेकिन जब ये जमीन पे गिरेंगे ना, आप मुझे बताओ कितने चांसेस है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि सब में या तो हेड आएगा या सब में टेल आएगा, बताओ उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत कम है। या आप कहोगे 5 में टेल आना चाहिए, 10 में जो है 15 में जो है वो हेड आना चाहिए, या 10 में टेल आना चाहिए, 10 में हेड आना चाहिए, बात समझ रहे हो ना। वो जो आप पर्टिकुलर अरेंजमेंट चाहते हो ना, 10 में हेड 10 में टेल, 5 में हेड 15 में टेल, वो जो आप ऑर्डर्ड अरेंजमेंट चाहते हो ना, उसका होना बहुत कम है, लो प्रोबेबिलिटी। लेकिन जो डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट है हाई प्रोबेबिलिटी, मतलब मिक्स में, सर 3 भी हेड आ सकते हैं, 17 जो है उसमें टेल आ सकते हैं, सर उसमें 5 टेल आ सकते हैं, 15 हेड आ सकते हैं, हमें कुछ नहीं पता, तो वो जो रैंडम अरेंजमेंट है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। रैंडम अरेंजमेंट मींस डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट, you getting what I'm saying? So in a system, so far as thermodynamics is concerned, if a system has more haphazardness, if a system has more disorder than order, if a system has more irregularity than regularity, if a system has more confusion than a particular pattern, we say that the system has more randomness, that the system has more entropy. तो इसका मतलब ये हुआ simply entropy is basically the measure of degree of randomness. So far as entropy concept is concerned, we say entropy is basically is a measure of degree, is a measure of entropy is basically a measurement of a measure of degree of randomness, ये पॉइंट याद रख लो, is a measure of degree of randomness और disorder, यानी कि एक सिस्टम में जितना डिसऑर्डर या जितनी रैंडमनेस ज्यादा होगी, उस सिस्टम की एंट्रोपी उतनी ज्यादा होगी और वो सिस्टम उतना ही ज्यादा स्टेबल माना जाता है। लिसन व्हाट आई एम सेइंग नाउ, सी। सो ये आई होप ये आपको समझ आया होगा।
तो as far as entropy term is concerned, now try to again, more the degree of randomness, more the haphazardness, more a disordered, more is the stability of that system, means more its entropy. एंट्रोपी के लिए जो हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं, देखिए सिंबल जो इस्तेमाल करते हैं आपको पता है वो है S. But since entropy is a state function, means its value only depends upon the initial and final state. Therefore, change in entropy जो होगी that will also depend upon the final state and the initial state. Means जब हम delta S की dear students बात करते हैं, we say delta S is defined as S final minus S initial. This is called as change in entropy. इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या होगा वो मैं अलग से दिखाऊंगा अलग लेक्चर में, फिलहाल आप यहाँ पे समझो. तो एंट्रोपी की जो सिंबल है वो है S है, तो चेंज इन एंट्रोपी की सिंबल डेल्टा S होगी. तो चेंज इन एंट्रोपी होती है फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी. अब खुद ही समझो आप, अगर एंट्रोपी मेजर है डिग्री ऑफ रैंडमनेस का, मतलब क्या हुआ, देखो अगर मोर रैंडमनेस है, अगर रैंडमनेस ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, मोर रैंडमनेस का क्या मतलब है, इसका मतलब है मोर एंट्रोपी. जिसमें मोर एंट्रोपी होगी उसमें डिसऑर्डर ज्यादा होगा. दैट मींस जितना S ज्यादा है, देखो जितना S ज्यादा है, अगर एक प्रोसेस हो रहा है जिसमें S का वैल्यू ज्यादा आ रहा है, यानी कि फाइनल एंट्रोपी ज्यादा है देन इनिशियल एंट्रोपी, मोर रैंडमनेस, मोर एंट्रोपी. और क्या आप उस प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस नहीं कहोगे, तो क्या मैं लिख सकता हूं, चलो सिंबल तो आपने याद रख लिया, दैट सिंबल फॉर एंट्रोपी इज S. हम यहां पे लिख सकते हैं सिंबल फॉर एंट्रोपी एज S. तो मुझे बताओ एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए बताओ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन सी होगी. सर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो प्रोसेस होगी जिसमें मोर रैंडमनेस होगी, जिसमें मोर एंट्रोपी होगी. अब आप निकालोगे चेंज इन एंट्रोपी, फाइनल एंट्रोपी ज्यादा होगी इनिशियल से कम, तभी तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी, रैंडमनेस इंक्रीज होगी. बताओ मुझे उस प्रोसेस में डेल्टा S का वैल्यू क्या है, उस प्रोसेस में डेल्टा S का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाएगा. देखिए खुद ही, यानी कि फॉर दोज सिस्टम्स व्हिच आर स्पॉन्टेनियस डेल्टा S का वैल्यू पॉजिटिव आएगा. क्यों आएगा पॉजिटिव, सर बिकॉज उसके केस में स्पॉन्टेनियस के केस में फाइनल एंट्रोपी जो होगी वो ग्रेटर होगी देन इनिशियल एंट्रोपी, तभी तो रैंडमनेस इंक्रीज हुई है, तभी तो एंट्रोपी ज्यादा हुई है. एक प्रोसेस हो रहा है जिसमें एंट्रोपी फाइनल स्टेट पे ज्यादा है, इनिशियल स्टेट पे कम है. यानी कि आप बोल रहे हो कि प्रोसेस में रैंडमनेस बढ़ गई, उसमें डिसऑर्डर बढ़ गया, तो आपको बताया जा रहा है चेंज इन एंट्रोपी निकाले. तो जब आप चेंज इन एंट्रोपी निकालते हैं तो वहां पे निकलता है फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी. तो जिसमें फाइनल एंट्रोपी ज्यादा होगी इनिशियल एंट्रोपी से, तो डेल्टा एस का वैल्यू क्या आएगा, जाहिर सी बात है ग्रेटर देन 0 आएगा, यानी कि वो पॉजिटिव में जाएगा. तो अगर आपको एंट्रोपी के बेसिस पे ये देखना है कि क्या प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो आप डेल्टा एस का वैल्यू देखिए. अगर डेल्टा एस का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यानी कि पॉजिटिव में जा रहा है, द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस. यू आर गेटिंग. लेकिन अगर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अगर प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है, मैं यहां पे लिखता हूं, देखिए अगर प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में क्या है, जाहिर सी बात है सर डेल्टा एस जो है फॉर एग्जांपल उसमें नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में क्या होगी, क्या रैंडमनेस इंक्रीज होगी, सर नो वो तो उल्टा हो जाएगा, वो तो डिक्रीज होगी. इसका मतलब है वहां पे एस फाइनल लेस देन होगा एस इनिशियल से. ठीक है, तो क्या होगी उसमें, सर उसमें लेस रैंडमनेस होती है. लेस रैंडमनेस का क्या मतलब है, सर लेस रैंडमनेस का मतलब है उसमें लेस एंट्रोपी होगी, उसमें डिसऑर्डर की बजाय ज्यादा ऑर्डर आएगा. तो आप मुझे बताइए अगर आप डेल्टा एस निकालना चाहोगे उस केस में, बताओ क्या निकलेगा. सिंस इनिशियल इज ग्रेटर देन फाइनल बट यू हैव टू कैलकुलेट डेल्टा एस, और डेल्टा एस किसके बराबर है, सर डेल्टा एस तो बराबर है फाइनल माइनस इनिशियल. सर ये है, यहाँ पे इनिशियल ही ज्यादा है, जब इनिशियल ज्यादा है तो प्यारे बच्चों डेल्टा एस उस टाइम लेस देन 0 आता है. अब लेस देन 0 का क्या मतलब है,
इसी का मतलब है ना डेल्टा एस का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव नहीं आ रहा है। तो अगर आपको किसी प्रोसेस में डेल्टा एस का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, दैट प्रोसेस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर आपको डेल्टा एस का वैल्यू लेस देन जीरो आए, वही तो नेगेटिव है, द प्रोसेस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। यानी कि एंट्रोपी के केस में रैंडमनेस कम होगी, एंट्रोपी कम होगी, वहां पे इनिशियल एंट्रोपी फाइनल एंट्रोपी से ज्यादा होगी। बट अगर आपका फाइनल एंट्रोपी इनिशियल एंट्रोपी से ज्यादा, इसका मतलब है सिस्टम ज्यादा रैंडमनेस की तरफ गया है, ज्यादा एंट्रोपी की तरफ गया है। तो वहां जब आप डेल्टा एस का वैल्यू निकालते हो तो वो ग्रेटर देन जीरो, यानी कि वो पॉजिटिव में जाता है। अब आप मुझे एक सवाल पूछेंगे, क्या सर मुझे आप एक बात बताइए, क्या कोई ऐसी प्रोसेस है जहां पे डेल्टा एस या डेल्टा एच, क्या कोई ऐसी प्रोसेस है जहां पे डेल्टा एस या डेल्टा एच, मैंने क्या कहा था आपको, देखिए एक इंपॉर्टेंट बात फिर से सुन लो। पहले मैंने आपको कहा था अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, और एंथैल्पी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये रिएक्शन पॉसिबल है। दूसरा हमने कहा डेल्टा एच जो है अगर ये पॉजिटिव है तो रिएक्शन एंडोथर्मिक है, और एंथैल्पी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से खाली अगर देखेंगे तो ये प्रोसेस होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन ये हो रही है, इसलिए हमें एंट्रोपी को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात सुनो, अगर डेल्टा एच का वैल्यू इवन जीरो है, ये प्रोसेस भी स्पॉन्टेनियस है, और ये प्रोसेस होती है, ऐसा तब होता है जब रिवर्सिबल कंडीशन, इक्विलिब्रियम मैंने पढ़ा है आपको, जब सिस्टम इक्विलिब्रियम पे पहुंचता है ना, स्पॉन्टेनियस है इसलिए तो इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया, वहां पे डेल्टा एच का वैल्यू जीरो आता है। एंड likewise in case of entropy concept, if delta s is equivalent to negative, delta s can be either equivalent to positive, but sometimes delta s can be even equal to zero। इन चीजों को ध्यान में रखो, अगर डेल्टा एस नेगेटिव है द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। एंट्रोपी को लेके, एंट्रोपी फैक्टर को खाली जहन में रखते हुए, अगर डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो एंट्रोपी, जाहिर सी बात है, अगर पॉजिटिव आ रहा है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्या आएगा, एक सेकंड मैंने गलत तो नहीं लिखा, हाँ यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एस नेगेटिव नॉन स्पॉन्टेनियस, बिकॉज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल आपको निकालना है। और अगर आपको डेल्टा एस का वैल्यू जीरो आ रहा है, ये तब आ रहा है किन प्रोसेस में, रिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे पैरामीटर्स का चेंज जीरो होता है, क्यों, बिकॉज आप देखते हो दैट रिवर्सिबल प्रोसेसेस आर दोस प्रोसेसेस व्हिच कैन गो इन फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन, एंड इफ अ सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम देन जितनी रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में होने की होती है उतनी रेट बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो रही होती है। दैट मीन्स अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंट्रोपी चेंज है +5 तो बैकवर्ड डायरेक्शन में -5 होगा, इक्वल होगा बट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो चेंज इन एंट्रोपी क्या हो गया, वो तो जीरो हो गया। यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो कहने का मतलब मुझे जो मैंने एंट्रोपी टर्म, ये जो मैंने एंट्रोपी फैक्टर इंट्रोड्यूस किया, ठीक है ना, ये हमें बताता है कि एंट्रोपी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारे सिस्टम की रैंडमनेस के बारे में बताता है। अगर सिस्टम ज्यादा क्योस में जा रहा है, डिसऑर्डर में जा रहा है, रैंडमनेस में जा रहा है, हम कहते हैं उस सिस्टम की एंट्रोपी उतनी ज्यादा होगी और सिस्टम उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। ये फैक्टर हमें थर्मोडायनामिक फंक्शन में इसलिए इंट्रोड्यूस करना पड़ा बिकॉज एंथैल्पी पे आप खाली स्पॉन्टेनिटी प्रोसेस का जाहिर नहीं कर सकते हो। देखिए कैसे, अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल जो दी थी आपको एंडोथर्मिक वाली, अब यहाँ पे आ जाओ। फॉर एग्जांपल इन दो एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूंगा, देखिए देखिए एंडोथर्मिक है, चेक कीजिए। पहला मैंने कहा था आइस जो है वो मेल्ट हो रहा है और वाटर में जा रहा है, खुद ही समझो। अगर आप डेल्टा एच की बात करोगे वो क्या था, वो तो पॉजिटिव था, यानी कि एंथैल्पी तो नॉन फेवरेबल फैक्टर था दोनों में, वो तो पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन इसमें हम एंट्रोपी फैक्टर देखेंगे। देखो एंट्रोपी फैक्टर, आपको पता है आइस में जो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हो गए वो मोर ऑर्गेनाइज्ड होते हैं बिकॉज ये सॉलिड फॉर्म है, ये सॉलिड फॉर्म है। लेकिन जब आप इसको मेल्ट करते हो ना, हीट देते हो, तो आप देखो वाटर बन रहा है,
तो बताओ ऑर्डर किस में है, वाटर में ज्यादा है कि आइस में है? सॉलिड में ज्यादा ऑर्डर होता है। तो आप बेसिकली सॉलिड से जब लिक्विड की तरफ जा रहे हो तो आप खुद ही बताओ प्यारे बच्चों, आपका रैंडमनेस जो है, डिसऑर्डर जो है, क्यूओस जो है, क्या वो बढ़ नहीं रहा है? यानी कि आपकी रैंडमनेस बढ़ रही है। तो अगर यहाँ पे मैं लिखूंगा सॉलिड में यानी कि आइस में एंट्रोपी जो थी वो एस इनिशियल मान लेते हैं और इसमें जो थी वो एस फाइनल मानते हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एस फाइनल जो रैंडमनेस लिक्विड में होगी वो ज्यादा होगी देन रैंडमनेस इन सॉलिड, यानी कि मोर डिसऑर्डर कहाँ पे हो जाएगा? लिक्विड स्टेट में एज कंपेयर टू सॉलिड स्टेट। यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो सिंस एसएफ इज ग्रेटर देन एसआई, आपको निकालना क्या है? डेल्टा एस का वैल्यू। डेल्टा एस का वैल्यू निकालता है एंट्रोपी ऑफ फाइनल माइनस एंट्रोपी ऑफ इनिशियल स्टेट। सिंस एसएफ इज ग्रेटर देन एसआई, तो बताओ इन के केसेस में डेल्टा एस का वैल्यू क्या आएगा? जाहिर सी बात है पॉजिटिव आया। यानी कि अगर ये प्रोसेस एंथैल्पी फैक्टर को लेके नॉन फेवरेबल थी बट एंट्रोपी इसको फेवर कर रहा है और इसलिए ये प्रोसेस हो रही है। बात समझिए, बात समझिए। तो इसका मतलब है वहां पे डेल्टा एस का वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव होगा। ये फैक्टर एंट्रोपी फैक्टर उसको देखो मतलब क्या है, यानी कि सर उसको एच फैक्टर जो है डेल्टा एच फैक्टर तो उसको नॉन फेवरेबल है, मैंने डाउन नीचे एरो दिया, ये उसको डिग्रेड कर रहा है, लेकिन डेल्टा एस फैक्टर उसको एनहेंस कर रहा है, यानी कि ये चाह रहा है कि ये हो एंड दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस टेक प्लेस। सो अगर आप खाली और यहां पे देख लीजिए वाटर में ज्यादा ऑर्डर है कि वाटर वेपर में? वाटर में मॉलिक्यूल्स ज्यादा क्लोज होती है, जब वेपर बनता है ना तो मॉलिक्यूल्स भाग जाते हैं, उनमें रैंडमनेस आ जाती है, उनमें मोर एंट्रोपी आती है और इस प्रोसेस को एनर्जी लगती है एंथैल्पी पॉजिटिव। यू गेटिंग? तो एंथैल्पी के हिसाब से तो ये होनी नहीं चाहिए बट ये प्रोसेस हो रही है ड्यू टू एंट्रोपी चेंज, बिकॉज यहाँ पे इन प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आ रहा है। यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो आप अब ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है यानी कि होगी या नहीं होगी वो खाली आप एंथैल्पी से डिटरमाइन नहीं कर सकते हो, इवन वो खाली आप एंट्रोपी से भी डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। इसीलिए हमें फिर थर्ड फैक्टर इंट्रोड्यूस करना आना पड़ता है जिसको हम गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, लेकिन उससे पहले ये टॉपिक जो है एंट्रोपी, ये नेक्स्ट लेक्चर नंबर 21 में मैं इलॉबरेट इसको करूंगा, वहां पे मैं मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन पे आऊंगा और हम कुछ प्रॉब्लम्स भी वहां पे करेंगे। सिंपली आप याद रखेंगे, अगर आपको ये डिसाइड करना है कि एक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, उस प्रोसेस को यानी कि उस क्राइटेरिया जो उसके लिए क्राइटेरिया हमने बनाया है वो खाली एंथैल्पी नहीं हो सकता। एंथैल्पी अलोन, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, एंथैल्पी अलोन cannot decide whether the process is spontaneous or non-spontaneous. Entropy even alone cannot decide whether the process is spontaneous or non-spontaneous. That's why we need a third thermodynamic function, state function, which is called as Gibbs free energy. But yeah, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है बताओ फलानी प्रोसेस एंथैल्पी के हिसाब से क्या स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, अगर वहां पे डेल्टा एच नेगेटिव था तो स्पॉन्टेनियस है, अगर एंथैल्पी के हिसाब से डेल्टा एच पॉजिटिव आया तो आप कहोगे एंथैल्पी के हिसाब से होना नहीं चाहिए था, इसीलिए आपको एंट्रोपी के बेसिस पे पूछा जाएगा। यू गेटिंग? तो धीरे धीरे आपको ये चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी जब हम आगे डिस्कस करेंगे इस यूनिट को। तो प्यारे बच्चों फिर से ध्यान में रखिए आप दैट एंट्रोपी इज बेसिकली द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम। जितना एक सिस्टम में रैंडमनेस ज्यादा आएगी डिसऑर्डर ज्यादा आएगा, ठीक है ना? तो उतना जो है सिस्टम उस डायरेक्शन में जाएगा और सिस्टम में स्टेबिलिटी आएगी। तो we're going to continue this concept of entropy in the lecture number 21. Till then, fi amanillah. Assalamu alaikum warahmatullah.